हेलो स्टूडेंट्स, मैं आफाक अहमद विज्ञान कक्षा 10वीं में की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों का अध्याय 3 धातु एवं अधातु चल रहा था और इसमें हम लोग धातु के साथ विभिन्न अभिक्रियाओं वाला एक लेक्चर कर चुके हैं। इससे पहले एक वीडियो जो है इसके ऊपर बनाकर मैं अपलोड कर चुका हूं, जो आप लोगों को इससे पहले मिल जाएगी। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जिन लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो वो पहले इसके पहले वीडियो देख लीजिएगा, फिर ये पार्ट 2 देखिएगा। इससे पहले हम लोगों ने धातुओं की क्रिया जो है ऑक्सीजन के साथ में और जल के साथ में हम लोगों ने कराई थी इसके पहली वाली वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ों के साथ में और धातुओं की अभिक्रिया कराएंगे, एक तो अम्ल के साथ में, दूसरी जो है धातु के लवण के विलयन के साथ में हम लोग इसमें क्रिया कराने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये अभिक्रिया ऐसी है जो हम लोग पहले देख चुके हैं। कब? जब हम लोगों ने अम्ल एवं क्षार वाला पार्ट जब हम देख रहे थे, तब हम लोगों ने देखा था कि अम्ल की जब हम लोगों ने धातु के साथ क्रिया कराई थी, तब हम लोगों ने ये चीज़ उसमें देखी थी। धातु कोई भी हो, उसकी जब हम लोग अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, धातु की जब हम अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हम लोगों को लवण या साल्ट प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये चीज़ हम लोग अम्ल क्षारक एवं लवण वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। इसमें दो धातुएं हैं जो सोडियम है और पोटेशियम है। इन दो को हम लोग छोड़ रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम, इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है। ये बहुत जल्दी जो है क्रिया कर लेती है। ठंडा पानी हो या कोई दूसरा पानी, उसके साथ में आसानी से जो है ये क्रिया करके, चूँकि तनु अम्ल ले रहे हैं हम लोग तो उसमें जल की मात्रा होती है, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को हम लोग छोड़ देते हैं। इन दोनों को इसलिए छोड़ा क्योंकि ये बहुत जल्दी क्रियाशील हो जाती है। इन दोनों धातुओं को छोड़ दीजिए, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ दीजिए, और बाकी दूसरी धातुएं हम लोग कुछ ले लेते हैं। कुछ नमूने जो है अलग अलग धातुओं के हम लोग ले लेते हैं, फिर उनको एक परख नली, अलग अलग परख नली लेते हैं और इस परख नली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, एक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में हम लोगों ने जो है एक परख नली ली, इसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, फिर एक और परख नली ली, उसमें भी हमने H2SO4 लिया। ऐसे जितने मेरे पास में धातु के नमूने हैं उतने ज़्यादा जो है मैं परख नली लूँगा, उसमें जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लूँगा। इन परख नलियों में एक एक करके मैं धातुओं के नमूने डालता जाऊंगा, सिर्फ इन दो धातुओं के, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर बाकी दूसरी धातुओं के नमूने में इसके अंदर डालता जाऊंगा। तो सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर दूसरी धातुओं के नमूने जब हम लोगों ने इसके अंदर डालेंगे तो इसके अंदर एक क्रिया होगी। जो धातु हम लोगों ने डाली है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर मौजूद है, जब इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो लवण प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकलेगी। कैसे? हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई एक धातु में ले लेता हूँ, जैसे एल्यूमिनियम ले लिया मैंने, है ना। एल्यूमिनियम की मैंने H2SO4 से क्रिया कराई। एल्यूमिनियम की जब H2SO4 से क्रिया कराई तो एल्यूमिनियम सल्फेट प्राप्त हुआ प्लस ऑक्सीजन गैस निकलेगी। एल्यूमिनियम जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के सल्फेट से क्रिया कर लेगा और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से मुक्त हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इन परख नलियों के ऊपर हम लोग जो है एक तापमान मापी, है ना, टेम्परेचर मापने के लिए एक जो है क्या बोलते हैं, एक टेम्परेचर नापने के लिए हम लोग जो है थर्मामीटर भी लगाएंगे इसके ऊपर, इस तरह से कि ये वाला जो हिस्सा होता है इसका, जो हम लोग जो है परख नली का ये वाला हिस्सा हम लोग जो है परख नली के अंदर डुबा कर रखेंगे और ये वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे। जब हम लोग ये क्रिया कराते रहेंगे एक एक करके, तब हम लोग जो है इस क्रियाओं को गौर करते रहेंगे, इसके ऊपर गौर करते रहेंगे, क्योंकि जब हम लोग ये अभिक्रिया जब चलती रहेगी तब हम लोग जो है इसको भी देखते जाएंगे, टेम्परेचर को भी देखते जाएंगे कि तापमान कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, कितने तापमान पर कब बढ़ा। और इसके साथ में जब हम लोग इसके अंदर जब धातु के पदार्थ डालेंगे, धातु के जब टुकड़े डालेंगे, तो ये धातु जो है इसके साथ क्रिया करने लग जाएगी और उसमें बुलबुले की तरह छूटने लग जाएंगे, बुदबुदाहट जिसको बोलते हैं ना, तो ये बुदबुदाहट निकलने लग जाएगी। हम लोग बुदबुदाहट को भी नोट करते जाएंगे और टेम्परेचर को भी हम लोग नोट करते जाएंगे, ताकि हम लोग जो देख सके कौन सी धातु इसके साथ ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ये जो बुदबुदाहट और ये जो बुलबुले हैं, ये हाइड्रोजन के बुलबुले हैं। मतलब इसमें जब क्रिया हुई तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, है ना, हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी
तो ये हाइड्रोजन गैस जो है इसके साथ में बुलबुले बना लेती है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि अलग अलग धातुओं के साथ जब क्रिया हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु अम्ल, दूसरी आप कुछ भी ले लीजिए, HCl ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लीजिए, तो कोई सी भी हम लोग जो है अम्ल के साथ में जब इसकी क्रिया कराई तब हम लोग देखेंगे कि इसमें बुदबुदाहट निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने लग जाती है, और बाद में जब हम इसको चेक करेंगे तो ये लवण का विलयन हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग धातु की अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हम लोगों को लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 जो होता है, इसके साथ में अगर हम लोग धातु की क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। वजह क्या है? ये बहुत ज़्यादा जो है ना नाइट्रिक अम्ल जो है ये जो है बहुत अत्यधिक, बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है, बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है। तो जैसे ही हम लोगों ने, जैसे मान लो HNO3 का विलयन था, इसमें कोई भी जो है हम लोगों ने धातु डाल दी, जैसे ही इसके ऊपर क्रिया होने लगेगी इससे ही जो है हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलने लगेंगे, और ये हाइड्रोजन गैस जैसे ही छूटेगी वो इस HNO3 में से HNO3 के साथ जो है, चूँकि ये ऑक्सीजन के साथ जल्दी क्रिया कर लेती है इसलिए ऑक्सीजन के साथ फास्टली क्रिया करके और वो जो है पानी में कन्वर्ट हो जाएगा H2O, इसलिए फास्ट मोड पर वो है पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके नाइट्रस ऑक्साइड्स हम लोग जो अलग अलग नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हम लोग को प्राप्त होंगे, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये अलग अलग ऑक्साइड हम लोग को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, इसकी सक्रियता के आधार पर कि कौन सा पदार्थ अधिक सक्रिय है अम्ल के साथ में और कौन सा पदार्थ अम्ल के साथ कम सक्रिय है, उसके आधार पर ये चार चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर बनाई है। इन चार चीज़ों में मैग्नीशियम सबसे अधिक सक्रिय है, एल्यूमिनियम उससे कम है, जिंक उससे कम है, और आयरन इन तीनों से कम अधिक क्रियाशील है अम्ल के साथ में। ठीक, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर अलग अलग धातुओं को अम्ल के साथ क्रिया करा कर देखा कि कौन अधिक क्रिया कर रहा है और कौन कम या धीरे क्रिया कर जो है कर रहा है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली क्रिया देखते हैं। अगली क्रिया है कि धातु की क्रिया कराएंगे हम लोग किसी दूसरी धातु के लवण के साथ। मैं आप लोग को बता दूं कि ये भी चीज़ हम लोग पिछले उसमें देख चुके हैं, जब हम लोगों ने विस्थापन पढ़ा था, जब हम लोगों ने विस्थापन है ना, जब हम लोग जो है समीकरण के रासायनिक समीकरण के अलग अलग प्रकार देख रहे थे, तब हम लोगों ने उसमें एक विस्थापन अभिक्रिया देखी थी। अलग अलग अभिक्रियाओं के जब हम देख रहे थे तो हमने एक विस्थापन अभिक्रिया देखी थी। विस्थापन अभिक्रिया में क्या कर रहा था कि दो धातुएं हैं या दो तत्व हैं, एक तत्व अधिक क्रियाशील है, एक तत्व कम क्रियाशील है। तो जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो दूसरे तत्व को उसकी स्थान से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, और ख़ुद उसकी जगह पर जाकर बैठ जाता है। तो ये होती है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग देख चुके हैं। तो धातु की जब धातु लवण के साथ हम लोग क्रिया कराते हैं तब भी इसी तरह की विस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसा एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि एक धातु ले ली मैंने A, और B धातु कोई सी है उसका लवण का विलयन ले लिया। जब इन दोनों की आपस में क्रिया होगी तो A धातु जो है इसके लवण के साथ में मिल जाएगी। तो ये विलयन जो है A धातु का बचने की बजाय B का लवण था, अब हो जाएगा वो A धातु का लवण हो जाएगा, और A धातु हम लोग कर बची हुई थी तो अब B धातु हम लोग के पास में बच जाएगी। यानी A धातु ने B को यहाँ से जो है विस्थापित कर दिया, यहाँ से हटा दिया, है ना। ठीक, तो ये होगी हम लोगों की विस्थापन अभिक्रिया। तो जब भी हम लोग धातु लवण के साथ में किसी धातु की क्रिया कराएंगे तो वो एक धातु अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को एक अपनी जगह से दूसरी जगह जो है विस्थापित कर देगा। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक परख नली दी हुई है, इस परख नली में लोहे की Fe है ना, लोहा आयरन की जो है लोहे की एक कील यहाँ पर इसके अंदर डूबी हुई है, और ये जो विलयन है ये विलयन जो है कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर सल्फेट का विलयन हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। इस कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोगों ने लोहे को डुबोया है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील हम लोगों ने डुबाई है। जब इसको डुबाकर तकरीबन 20 मिनट तक इसको डूबे रहने दीजिए। 20 मिनट के बाद आप देखेंगे तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन था इसका जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा, नीले कलर का हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। वजह क्या हुई कि इसके ऊपर इसने आयरन ने, लोहे ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, और कॉपर की जगह हम लोगों के पास अब जो विलयन हुआ वो फेरस सल्फेट का बचेगा, और कॉपर जो है
इसके ऊपर अलग से चिपक जाएगा। ठीक, तो इसने क्या करा, आयरन ने कॉपर को अपनी जगह से विस्थापित कर दिया, हटा दिया। ये देखिए, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आएंगी। धातु ए हम लोगों ने फेरस लिया है, लोहा लिया है। बी का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन हम लोगों ने लिया। इसने कॉपर सल्फेट के विलयन में से लोहे ने, आयरन ने कॉपर को हटाकर खुद अपनी उसकी जगह ले ली, है ना। तो ये हम लोगों के पास में ए का लवण विलयन बच गया, यानी फेरस सल्फेट का विलयन बच गया, और बी धातु मुक्त हुई, यानी कॉपर हम लोग के पास में यहाँ पर मुक्त हो गया। ठीक, तो यहाँ पर भी आप लोगों को चीज़ समझ में आएगी, आसान है। मैं बहुत ज़्यादा जो है कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितनी कम जो है अभिक्रिया लिख पाऊँ उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, अधिक ज़्यादा जो है इस तरह के समीकरण देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं जो है कम जो है इसमें समीकरण ले रहा हूँ, वरना ज़्यादा समीकरण में इसमें लिखता। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। इस पार्ट की मतलब इस जो हम लोग की अभिक्रिया वाला जो पार्ट था, जो हम लोग का चल रहा था, सेकंड पार्ट जो चल रहा है, इसका आज की लास्ट चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी हम लोगों ने अभी तक के देखा, 4 चीज़ों से हम लोगों ने क्रिया कराई, तो चारों चीज़ों में सभी धातुएं समान तौर पर जो है क्रिया नहीं कर रही हैं। कोई धातु जो है अम्ल के साथ में अधिक तेज़ी से क्रिया करती है, कोई धातु जल के साथ अधिक तेज़ी से क्रिया कर रही है, कोई धातु जो है ठंडे जल के साथ अधिक क्रिया कर रही है, कोई धातु गर्म जल के साथ अधिक क्रिया कर रही है, कोई धातु भाप के साथ अधिक क्रिया कर रही है। तो इसको एक तरह से इसे बता न पाना कि कौन सी अधिक क्रियाशील है, कौन सी कम क्रियाशील है, वो बता पाना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है क्या किया गया कि इसलिए क्या किया गया, हम लास्ट वाला जो पढ़ा विस्थापन वाला, कि जहाँ पर एक धातु ने, अधिक क्रियाशील धातु ने कम क्रियाशील धातु को अपनी जगह से उठाकर विस्थापित कर दिया। इस आधार पर हम लोगों ने देख लिया कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सी धातु कम क्रियाशील है, और इसकी फिर हम लोगों ने एक सारणी बना ली, एक टेबल बना ली, एक श्रेणी बना ली, और इस टेबल को, यह श्रेणी को सक्रियता श्रेणी जो है या अभिक्रियाशीलता श्रेणी हम लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टेबल है, ये जो श्रेणी है, ये दर्शाती है कि कौन सी तत्व, कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है। यहाँ पर आप लोगों को धातु नज़र आ रही है, अलग अलग धातु। ये हम लोगों ने इसको जो है यहाँ पर अवरोही क्रम में जमाया है, घटते हुए क्रम में अभिक्रियाशीलता के। सबसे ऊपर जो है पोटेशियम है, ये सबसे अधिक क्रियाशील है। उसके बाद सोडियम है, ये उससे थोड़े कम क्रियाशील है। उसके बाद कैल्शियम है, वो उससे थोड़ा कम क्रियाशील है। एल्यूमिनियम है, वो भी उससे कम क्रियाशील है। इसी तरह से लास्ट में गोल्ड आता है, जो सबसे कम क्रियाशील धातु है। इसके पहले सिल्वर है, जो गोल्ड से थोड़ा ज़्यादा क्रियाशील धातु है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक पूरी श्रेणी बना ली, एक पूरी टेबल हम लोगों ने बनाई है धातुओं की, जो इसकी क्रियाशीलता को दर्शाती है कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है, और कौन सी धातु जो है क्रियाशीलता की श्रेणी में बीच में आती है ना। तो ये एक सक्रियता श्रेणी है जो आप लोगों को याद भी करना है। आप लोग इसको याद भी करिए और ध्यान रखिए कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है, कौन सी सबसे कम क्रियाशील है, और कौन सी जो है दरमियान में आती है या बीच में आती है। यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी। आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक करेंगे, और अभी आप लोगों को अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और मैं उसका आंसर देने की आप लोग को कोशिश करूँगा। और स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग जो है मुझसे पर्सनली बात करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।